Hello everyone, welcome back to my channel Humanities. Today we are going to discuss unit number 1, Understanding International Relation of BPSC 134, Introduction to International Relation. ठीक है, तो आज हम न्यू सब्जेक्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं. इसका ही जो BPSC 133 कोड है वो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ. अगर आपको देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? एक एरिया है एंड पॉलिटिकल स्टडी जो कि किस चीज से डील करता है? रिलेशंस अमंग सोवरेन स्टेट. सोवरेन स्टेट का मतलब क्या है? ऐसे स्टेट जो कि अपनी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग जो है वो खुद करते हो. ठीक है, बिना किसी अदर स्टेट के या बिना किसी अदर पावर के इन्फ्लुएंस में. फॉर एग्जांपल इंडिया. इंडिया क्या एक सोवरेन स्टेट है. इंडिया में जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है बेसिकली, या हमारी जो गवर्नमेंट है जो करंटली गवर्न कर रही है इंडिया को, वो लेती है विदाउट किसी भी इन्फ्लुएंस से. ठीक है, किसी भी अदर पावर के इन्फ्लुएंस से. इंटरनेशनल रिलेशन में हम स्टडी करते हैं स्टेट्स के बिहेवियर आपस में. ठीक है, मल्टीपल स्टेट्स के आपस में क्या बिहेवियर है इसको हम इंटरनेशनल रिलेशन में स्टडी करते हैं. ठीक है, एग्जामाइन करते हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट से मतलब जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, या अदर स्टेट के जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है उनको. ठीक है, चाइना और जो है अमेरिका में जो कॉन्फ्लिक्ट है इनको हम पढ़ते हैं. कॉपरेशन पढ़ते हैं. ठीक है, ट्रीटी वगैरह जो साइन होती है. ठीक है, और रोल पढ़ते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया. इन सबका रोल क्या है ग्लोबली, और क्या ग्लोबली जो है चैलेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, ग्लोबल लेवल पे क्या चैलेंजेस है? क्लाइमेट चेंज है. क्लाइमेट चेंज कैसे? अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज जो है न्यू न्यू सेटअप हो रही हैं, तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है. ठीक है, बट खाली ऐसा तो नहीं कि इंडिया में ही जो है पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इंडिया में ही जो है इंडस्ट्री सेटअप हो रही है. अदर कंट्रीज भी इक्वल अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन कर रही हैं. ठीक है, तो ये क्या है? ग्लोबल कंसर्न है, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन सब जगह हो रहा है. तो ये क्लाइमेट चेंज का ग्लोबल कंसर्न है. पॉल्यूशन को कम करना एक ग्लोबल कंसर्न है. टेररिज्म हो गया. ठीक है, टेररिज्म को भी जो है कर्ब करना एक ग्लोबल कंसर्न है. तो इस टाइप की जो ग्लोबल चैलेंजेस है इनको भी हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है रियलिज्म. रियलिज्म क्या है? अब जिस पहले हम ये जानते हैं कि रियलिज्म को दूसरा नाम है, या इसको एक अदर उससे भी बोलते हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल रियलिज्म. ठीक है, रियलिज्म इज ऑल्सो नॉन एज पॉलिटिकल रियलिज्म. रियलिज्म किस चीज में बिलीव करता है? कि स्टेट क्या है? पावर सीकर्स है. पावर सीकर्स मतलब हम कहते हैं ना किसी को अटेंशन सीकर, भाई इसको तो हमेशा अटेंशन चाहिए. तो ऐसी स्टेट्स जो है उनको हमेशा पावर पावर की भूख होती है, वो हमेशा पावर सीकर है. ठीक है, इट्स स्टेटेड द वर्ल्ड इज एन आर्कियल प्लेस. रियलिज्म हमें यही बताता है कि जो वर्ल्ड है वो क्या है? एक अनार्किल प्लेस है. अनार्किल प्लेस हम किसको कहते हैं? जहाँ पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है. ठीक है, अब आप खुद ही देखो ग्लोबली जितने भी डिफरेंट स्टेट हो गए, जर्मनी हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, तो ये जो जितने भी स्टेट्स हैं और भी बहुत सारे स्टेट है, इनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है. सब स्टेट क्या है? इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजन खुद लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी डिलेमा एग्जिस्ट वेयर एनी स्टेट कैन अटैक अनदर अनदर एनी टाइम. ठीक है, सिक्योरिटी डिलेमा का मतलब है कि इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा एक सिक्योरिटी डिलेमा जो है स्टेट्स के बीच जो है रहता है, कि कोई भी स्टेट क्या किसी भी अदर स्टेट को किसी भी टाइम अटैक कर सकता है. फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारे पाकिस्तान इंडिया के पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन अच्छे नहीं है, तो इंडिया को भी जो हमेशा डर रहता है कि पाकिस्तान कभी भी अटैक कर सकता है, एज वेल एज पाकिस्तान को भी हमेशा डर रहता है कि इंडिया कभी भी अटैक कर सकता है. तो इसलिए वो अपने जो बॉर्डर्स हैं उनको मिलिट्रली गार्ड करके रखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे आर सेल्फ इंटरेस्टेड. सेल्फ इंटरेस्टेड से क्या मतलब है? कि स्टेट डिपेंड ऑन देयर ओन रिसोर्सेज फॉर सिक्योरिटी और सर्वाइवल. यानी जो स्टेट्स हैं वो अपने ही रिसोर्सेज पे डिपेंड होता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए दूसरे स्टेट से. और रियलिज्म ये भी कहता है कि स्टेट किस तरह से बिहेव करती है लाइक ह्यूमंस. ठीक है, अब क्या की थीम्स है अंडर रियलिज्म? पहला है स्टेट इगोइज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो स्टेट इगोइज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट में क्या पढ़ेंगे? सिंस इंटरनेशनल ऑर्डर क्या है? एक एनार्की है. जैसे हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, यानी कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो इसलिए स्टेट क्या करती है? मिलिट्री कैपेबिलिटी पे अपनी ध्यान रखती है, यानी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाने पे अपनी ध्यान रखती है. स्ट्रेटेजीज जो है बिल्डअप करती है, जिससे वो अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सके, अपने बॉर्डर्स को अच्छे से गार्ड कर सके. ठीक है, मैकेवली पॉलिटिकल जो है
स्कॉलर हुए हैं जिन्होंने क्या बोला, मैन इज कनिंग एंड द रूलर्स हैव टू बी मैनिपुलेटिव एंड क्राफ्टी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। यानी कि मैन क्या है, एक कनिंग है। मैन यहाँ पे ऑल ओवर सबकी बात हो रही है, मैन वुमेन दोनों की। आदमी क्या है, चालाक है। तो इसलिए जो रूलर्स हैं, जो भी गवर्न कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को, उनका मैनिपुलेटिव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। यानी कि उनका अपनी जनता पर जो है मैनिपुलेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, स्टेट क्राफ्ट एंड नेशनल ट्रस्ट। आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट इज इंपॉर्टेंट। ये जो स्टेट क्राफ्ट की आर्ट है, देखो स्टेट क्राफ्ट को आप एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, ठीक है। G20 समिट हुई तो इंडिया के जो लोग थे वो कितना ज्यादा मतलब खुश हुए कि जो है ग्लोबली जो है इंडिया इमर्ज हो रहा है, ठीक है। इंटरनेशनली जो है अदर स्टेट के साथ जो इंडिया के रिलेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। तो यहाँ के जो लोग थे जो इंडिया के लोग हैं उन पे क्या हुआ, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। डिजिटल इंडिया बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत जो है एक बहुत ही फेमस जो है एक तरीके से टर्म है जो कि फ्रीक्वेंटली जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर यूज करते हैं। तो इससे जो यहाँ के लोग हैं या बाहर जो है ग्लोबली इंटरनेशनली जो इम्पैक्ट है इंडिया का वो एक पॉजिटिवली जा रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट। यानी अपनी जो देश देश की जो पॉलिसीज है उनको स्ट्रांगली जो है एक तरीके से स्प्रेड करना। नेक्स्ट पॉइंट है हॉन्स मॉर्गेन्थू। इन्होंने इन्होंने जो है फाइव नहीं 6 प्रिंसिपल दिए हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में। एक सेकेंड, हाँ। हैंस मॉर्गेंथू जो है इन्होंने पॉलिटिक्स अमंग नेशंस अपने वर्क में 6 प्रिंसिपल दिए, जिसमें पहला है पॉलिटिक्स क्या है, गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉस। पॉलिटिक्स किस चीज से गवर्न होती है, ऑब्जेक्टिव लॉज, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी एक पर्टिकुलर स्टेट जो है अपने बनाता है। सेकंड है आयर कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि स्टेट क्या है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करता है। यानी कि जहां पे उसका इंटरेस्ट होगा वो उस कंट्री से अच्छे रिलेशन मेंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से हमारा एज सच कोई भी बेनिफिट नहीं है, इकोनॉमिकली नहीं है, या वैसे भी जो हमारे रिलेशन उसके साथ अच्छे नहीं है, तो हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि जो कि मतलब अदर जो स्टेट है जहां पे हमारा बेनिफिट हो रहा है उनसे हम अपने रिलेशन क्या रखें, अच्छे मेंटेन रखें, ठीक है। और ऐसे ही पाकिस्तान काम करता है। अब आप पाकिस्तान में देखोगे तो पाकिस्तान जो है उन नेशन से जो है दोस्ती का ज्यादा बढ़ाता है जो इंडिया की जिनसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल चाइना और आप पाकिस्तान की फ्रेंडशिप देख लो भी करंट टाइम में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है द फॉर्म्स एंड नेचर ऑफ स्टेट पावर विल वेरी इन टाइम प्लेस एंड कॉन्टेक्स्ट। देखो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अभी इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट हम आगे आने वाले 20 ईयर 30 ईयर्स में नहीं कह सकते कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन आज के टाइम पे है इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वो एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे इन फ्यूचर भी। तो जो स्टेट की फॉर्म्स है और जो नेचर है स्टेट की पावर का, ये वेरी करता है टाइम के साथ, प्लेस के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ, ठीक है। पर जो उनका इंटरेस्ट होता है, किसी भी स्टेट का जो इंटरेस्ट होता है आपस में रिलेशन बनाने का, वो एक ही होता है कि भाई हमें जो एक दूसरे से फायदा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो रशिया हमारे साथ जो है इतनी अच्छी फ्रेंडशिप में है तो रशिया का कोई फायदा नहीं, रशिया का भी बहुत फायदा है इन ट्रेड टर्म्स में अगर हम देखें तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया कि यूनिवर्सल मॉरल जो प्रिंसिपल्स हैं ये स्टेट के बिहेवियर को गाइड नहीं करते, ठीक है। यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल क्या होता है, एथिक्स या मॉरल प्रिंसिपल, जैसे कि एक दूसरे की जो है कल्चर की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट करना। तो ये सब क्या एक मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, ये जो राइट्स हैं लोगों के इनकी रिस्पेक्ट करना, सबके राइट्स की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन करना करना। तो इन सब चीजों से जो है इंटरनेशनली या ग्लोबली हम देखें तो स्टेट के बिहेवियर में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल एनार्की एंड इम्प्लीकेशन, ठीक है। क्योंकि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है ग्लोबली अगर हम देखेंगे तो स्टेट हैव टू रिसोर्ट टू सेल्फ हेल्प टू सिक्योर देयर इंटरेस्ट। यानी कि स्टेट को अपने, जो मैं पहले बता चुकी कि स्टेट क्या करती है अपने ही रिसोर्सेज को यूज करती है अपने आप अपनी जो है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। रियलिस्ट सेज दैट स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल सिस्टम कैन बी अटेन्ड थ्रू बैलेंस ऑफ पावर। और रियलिस्ट का ये मानना है कि स्टेबिलिटी इंटरनेशनल सिस्टम में तभी आ सकती है जब बीओपी मेंटेन हो, यानी बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हो, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में इन डिटेल कि क्या होता है बैलेंस ऑफ पावर, यूनिट नंबर 2 में, ठीक है। फिलहाल फिलहाल आप बस इतना ये समझो कि रियलिस्ट का ये मानना था कि इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी लाने का मतलब क्या है, ये जो आर्म रेस चल रही है कि हमें मतलब जो है पावर, जो स्टेट क्या एक पावर सीकर बन चुका है कि बस अपनी पावर पे ध्यान दे रहा है, मिलिट्री पे ध्यान दे रहा है। तो इन सब चीज में एक स्टेबिलिटी या एक बैलेंस तभी आ सकता है जब जो है बैलेंस ऑफ पावर का यूज हो, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरलिज्म।
न्यू रियलिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, ये एक थ्योरी है जो किसने दी है, केनेथ वॉल्स ने दी है। कब दी थी, 1979 में पब्लिश हुई थी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अपने एक वर्क के अंडर। अब इसको हम किस चीज से भी जानते हैं, स्ट्रक्चरल रियलिज्म से भी जानते हैं, ठीक है। अब न्यू रियलिज्म किस चीज पे फोकस करता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम पे, ठीक है। जो पूरा इंटरनेशनल सिस्टम है ये कैसे बिल्ड अप हुआ है, ठीक है, इस चीज पे। अब न्यू रियलिज्म में क्या इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, कि जो बिहेवियर है स्टेट का इंटरनेशनली, ठीक है, कि स्टेट जो है आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे कॉपरेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या ट्रीटीज कर रहे हैं आपस में, ये जो इंटरनेशनल पूरा सिस्टम है इसको समझना, ठीक है। इट फोकस मोर ऑन एनार्किक स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम, जहाँ पे स्टेट ऑपरेट करते हैं, यानी कि एनार्किक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि जहाँ पे कोई भी जो है ग्लोबली कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि स्टेट्स को गवर्न कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं, एनार्किक स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी ग्लोबली कोई भी पावर नहीं है जो देशों को, जितने भी देश हैं वर्ल्ड में, उनको कंट्रोल कर रही है। तो हम देखते हैं कि जब कोई भी ग्लोबल पावर नहीं है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तब स्टेट आपस में कैसे काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या कॉपरेट होके चल रहे हैं, ठीक है, या जो है आर्म्स रेस में लगे हुए हैं, कि मिलिट्री जो है अपनी मिलिट्री को या पावर को जो है बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केनेथ वॉल्स लेड एम्फेसिस ऑन डिस्टिंक्शन ऑफ हिज अप्रोच। इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि एनार्किक स्ट्रक्चर जो है मेन रीजन है परसिस्टेंस ऑफ वॉर, यानी वॉर की अकरेंस का जो मेन रीजन क्या है, ये जो अनार्किक स्ट्रक्चर है यही है, कि सब स्टेट्स यहाँ इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, जो जब चाहे जो क्या कर सकता है, वॉर कर सकता है, ठीक है। इसलिए जितने भी स्टेट्स हैं वो किस चीज के विक्टिम है, सिक्योरिटी डिलेमा, यानी सभी स्टेट्स में सिक्योरिटी डिलेमा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लिबरलिज्म, ठीक है। आर्म रेस में बता चुके आपको कि सभी स्टेट्स क्या कर रहे हैं, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर जो है होल्डर बन रखे हैं बहुत, जितने भी जो मेजर डेवलप स्टेट्स हैं या जो डेवलपिंग नेशन है, सब जो है न्यूक्लियर जो है वेपन क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। तो ये सब क्या है, आर्म रेस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिबरलिज्म। द बेसिक टेनेंट्स ऑफ लिबरलिज्म आर फ्रीडम, टॉलरेंस, कॉपरेशन, कॉम्प्रोमाइज, पीस एंड प्रोग्रेस। देखो लिबरलिज्म जो एक आइडियोलॉजी है, ये जॉन लॉक ने दी थी, जिन्होंने एम्फेसिस दिया था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ लिबर्टी, यानी कि जितने भी लोग हैं उनके पास क्या होने चाहिए, अपने इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, ठीक है। ये एक बेसिक जो है आइडियोलॉजी की तरह जो है इमर्ज हुआ था, बट लेटर ऑन इसको हर फील्ड में क्या अप्लाई किया जाने लगा, ठीक है। लिबरलिज्म को हम इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम कैसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में ये मतलब है कि जो बेसिक टेनेंट्स है लिबरलिज्म के वो है फ्रीडम, यानी स्टेट जो जितने भी स्टेट्स हैं वो क्या है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उनके पास अपनी फ्रीडम है, ठीक है। कॉपरेशन, कॉम्प्रोमाइज, पीस एंड प्रोग्रेस, ये बेसिक टेनेंट्स है किसी भी स्टेट के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिबरलिज्म किस चीज में बिलीव रखता है, कि थ्रू कॉपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी के हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कॉपरेट करके आपस में कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जितना कितना भी बड़ी से बड़ी जो है कॉन्फ्लिक्ट हो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। टॉलरेंस क्या है, की बिल्डिंग है हार्मनी एंड अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, यानी टॉलरेंस एक ऐसी जो स्ट्रेटेजी है जिससे हम हार्मनी स्टेब्लिश कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है। इमैनुअल कैंट ने बोला है, ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली एंड म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल रिपब्लिक दैट कुड लीड टू पीस, यानी कि इनका बेसिक कहना यह था कि जितनी भी डेमोक्रेटिक स्टेट है या जहाँ पे जिन स्टेट्स का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनरली क्या पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, ठीक है। यानी कि वो एग्रेसिव पॉलिसीज का यूज नहीं करते, वो पीसफुली जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजोल्व करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है, इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म। इट एम्फसाइज ऑन फ्री ट्रेड एंड म्यूचुअली प्रोडक्टिव इकोनॉमिक रिलेशन। देखो इस पूरे पैरा का मतलब क्या है, ये है कि जो इंटरडिपेंडेंस सॉरी लिबरलिज्म है वो एम्फेसिस करता है रोल ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे बूस्ट करने के लिए कॉपरेशन, यानी कि अब एग्जांपल लो कि फ्री ट्रेड होगा, फॉर एग्जांपल इंडिया और नेपाल के जो लीडर हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम जो आपस में फ्री ट्रेड करेंगे, यानी कि इंडिया से कोई भी कॉमोडिटी जो है नेपाल जाएगी तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, और नेपाल से कोई भी कॉमोडिटी इंडिया आएगी तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, कि जो मार्केट है, ठीक है, इकोनॉमिकली जो मार्केट है उसमें जब नेपाल में जो इंडिया का गुड जाके बिकेगा तो जो अदर कंट्री का गुड वहां पे आ रहा है नेपाल की मार्केट में,
उससे इंडिया compete कर पाएगा अच्छे से, क्योंकि हमारा जो गुड होगा वो सस्ता होगा एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज गुड। क्यों? क्योंकि नेपाल जो है हम पे कोई भी टैक्स नहीं लगा रहा है ट्रेड में, ठीक है, कोई भी टैरिफ हम पे इम्पोज नहीं कर रहा है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज सुनी होगी, डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया, टैरिफ इम्पोज किए सब सब जो है कंट्रीज पे, और चाइना पे सबसे हाई टैरिफ्स लगाए हैं, जिससे जो उनको गुड है, जो कमोडिटीज है उनकी, जो अमेरिका में आके बिके तो वो महंगी हो जाए। इंडिया पे भी उन्होंने टैरिफ लगाया, बट बहुत ही कम परसेंटेज में, ठीक है, लगाए, एक रीजनेबल अमाउंट में लगाए, बट कम परसेंटेज में। तो इससे क्या होता है, हमारे ग्लोबली रिलेशन अच्छे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है Republican liberalism. Liberals believe that external behavior of state is influenced by their political constitutional makeup. यानी कि रिपब्लिकन लिबरलिज्म में हम ये जो है बिलीव करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं आर मोर पीसफुल एज कम्पेयर टू अदर स्टेट, यानी जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो ज्यादा जो है पीसफुल जो है पॉलिसीज का यूज करते हैं टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। जो अथॉरिटेरियन स्टेट होता है, अथॉरिटेरियन स्टेट एग्जाम्पल कि जहां पे जो है सिर्फ एक पर्सन के हाथ में, एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में पावर है, ठीक है, तो वो एग्रेसिव पॉलिसीज का यूज करते हैं, क्योंकि वो अपनी मनमानी चलाएंगे, उन्हें नॉर्मल जनता से कोई मतलब नहीं है। बट जब डेमोक्रेसी की बात आती है, ठीक है, डेमोक्रेसी की बात आती है, तब अगर वहां का लीडर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, अगर वो कोई भी वॉर जो है किसी अदर कंट्री से कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें इंडिया की जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा डाउन जा रही है, तो यहाँ की जो पब्लिक है वो क्या करेगी, प्रोटेस्ट करेगी कि आप इस वॉर को रोक दो, क्योंकि इकोनॉमिकली जो है कॉमन पब्लिक का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये बात इसमें कही गई थी। अब नेक्स्ट है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म में हम क्या देखेंगे कि इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, वो कैसे हेल्प करती हैं, कैसे वो एज अ मीडिएटर जो है, मीडिएटर उनका रोल है फोस्टर करने के लिए कॉपरेशन अमंग स्टेट, ठीक है, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स के बीच में वो कैसे कॉपरेशन करवाते हैं, ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है, यूनाइटेड नेशन हो गई, ठीक है, यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है उनके बीच में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कैसे जो है गवर्न करता है ग्लोबल पॉलिटिक्स को, ठीक है। तो कैसे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है मीडिएटर या फैसिलिटेटर के रोल जो है अपना निभाते हैं और कॉपरेशन कराते हैं अमंग डिफरेंट स्टेट, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स पे, ठीक है। जैसे कि जैसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रीटी है वाटर वाटर डिस्प्यूट को लेके, तो उसमें जो है शायद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक का किसी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, यानी कि उनके इन्फ्लुएंस में आके हमने ये ट्रीटी साइन की थी। तो ये लास्ट टॉपिक नहीं है, चैप्टर का भी हमारा हाफ चैप्टर बाकी है, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज्यादा लॉन्ग है, तो मैंने सोचा कि दो पार्ट में जो है मैं इसको अपलोड करूंगी। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, वो रियलिज्म से बनता है सबसे पहला, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाले भी हुए हैं नीचे, देखो ये रहा, एवेल्युएट द रियलिस्टिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ आयर, ये देखो थर्ड यूनिट से भी है, ठीक है, थर्ड या फोर्थ यूनिट जो है हमारी पूरी रियलिस्टिक अप्रोच पे है। अगर आप वहां से आपको इजी लगे तो वहां से आप इसका आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला पूरा जितना भी मैंने रियलिज्म के बारे में बताया, यहाँ से लेके पूरा मैंने तो बिल्कुल नोट्स वाइज प्रोवाइड किया है, और जो भी इस चैप्टर के नोट्स है ना, जितना भी ये मैंने पढ़ाया है इस पीपीटी को, मैं जो है कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी यूट्यूब, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके मुझे जरूर बताओ।